जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। ये है यूथ बुक साइंस रिवीजन। यूथ साइंस का बुक रिवीजन कर रहे थे और ये फिजिक्स का पार्ट चल रहा था। ये जो है आप यदि प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% सही है। 601 से 650 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 8 है, ऑलरेडी 7 पार्ट हो चुके हैं। तो यदि आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने सेशन नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए, कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हारा वही है आज तक जो अपने आप से लड़ा नहीं है, जो क्वेश्चनों से अवगत नहीं हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर वेग से प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। कार का त्वरण ज्ञात करना है। तो आनी त्वरण आनी ये का मान हमें पूछा गया है, और जो इसका जो है यू का मान हमें वेग में परिवर्तन कितना दे दिया गया है। वेग में देखिए यू का मान जो है प्रारंभिक वेग जो है सो 0 है। सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर वेग से प्राप्त कर लेती है, जबकि भी का मान कितना दे दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड। तो ए बराबर होता है यानी त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय। तो वेग में परिवर्तन की दर कितना 20 मीटर पर सेकंड और बट्टे 10, तो 10 दूना 20, अर्थात इसका अंदर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 601 नंबर। मंदता का अर्थ क्या होता है। मंदता का अर्थ क्या होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, उपरोक्त सभी विकल्प अथवा शून्य। तो इसका जो विकल्प होता है मंदता का अर्थ वो क्या होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक जो त्वरण होते हैं उसी को मंदता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहा जाता है। ये भी आप जान लीजिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहते हैं, मंदन कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है। तो वस्तु का या तो वस्तु की क्या हो जाएगी, असमान त्वरण नहीं, एक समान त्वरण होगी। क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु का जो होता है त्वरण वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वेग का क्या होता है, एक समान त्वरण होता है। अब त्वरण का एक चीज़ पूछा जा सकता है, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, बल बट्टे द्रव्यमान। बल बट्टे द्रव्यमान बराबर क्या था, संवेग, त्वरण, विस्थापन या वेग। तो त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। अब ये कैसे होता है ये आप देखिए। इसमें F बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है मास इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब ये यदि निकालना है तो क्या करेंगे, बल बट्टे त्वरण, बल बट्टे द्रव्यमान। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है, बल बट्टे द्रव्यमान। ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। 500 केजी का एक वस्तु है जिस पर 350 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। त्वरण पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लगाएंगे। इसका आंसर कितना है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फार्मूला था F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma। अब ए का मान हमें पूछा है तो 350 न्यूटन बट्टे, और ये हमें पूछा, और एम का मान कितना दिएगा 500 केजी। 0 से 0 काट देंगे, इससे यदि काटते तो कितना 0.7, कितना जाएगा 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 605 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। खाली जगह एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। तो विस्थापन है, चाल है, त्वरण है या संवेग है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा त्वरण। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसमें एक चीज़ पूछा जा सकता है कि त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण बराबर क्या होता है, तो बल बट्टा द्रव्यमान। क्या होता है, फोर्स बटे मास। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 607। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सीलरेटर करती है, तो कार का त्वरण है।
तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीज़ है कि जो हमारा प्रारंभिक वेग दिया गया है 18 किलोमीटर और अंतिम वेग कितना है हमारा 72 किलोमीटर। इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा समय दिया गया है वह सेकंड में दिया गया है। तो 18 को हम पहले इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5/18 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा प्रारंभिक वेग आ गया और ये हो गया 72 गुने 5/18, 18 चौक 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या आ गया अंतिम वेग आ गया। तो पूछा कि कार का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, यानी v था पहले v माइनस यू बाई टी। तो क्या करेंगे फिर ये बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v में कितना आ गया था मेरा, ये आ गया था 20 और u का मान आ गया था 5 मीटर पर सेकंड बटे समय कितना दे दिया 5, अर्थात 15/5 यानी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है किसका, मतलब मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रहा है या किसका उदाहरण है, आयताकार गति का, ये तो हो नहीं सकता, असमान त्वरित गति का, समान त्वरित गति का या वृत्तीय गति का। तो किसका उदाहरण ये आपको बताना है। तो ये है समान त्वरित गति का। किसका उदाहरण है समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 है एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी एक लड़की है, देखिए ये क्वेश्चन है, अचल स्थिति से शुरू करते हुए सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के द्वारा त्वरण की गणना करें। तो साइकिल के द्वारा जो त्वरण है वो हमें निकालना है। तो ये बराबर क्या हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ रही है, यानी जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो हमारा क्या है 0 है और अंतिम वेग क्या है 60। तो 60 माइनस 0 बट्टे समय कितना 30, अर्थात 30 दूना 60। क्या हो जाएगा इसका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। वेग समय ग्राफ जो होता है, यानी ये वेग हो गया और ये समय ग्राफ हो गया, इसमें जो है ढलान क्या चीज़ दर्शाता है ये हमें बताना है। तो दूरी बताता है, संवेग बताता है, त्वरण बताता है या बल बताता है। तो ये हमारा त्वरण बताता है। त्वरण क्या बताता है वेग समय ग्राफ को बताता है। अब देखिए त्वरण क्या है। तो त्वरण एक सदिश राशि है, ये आप नहीं भूलिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्वरण कैसी राशि है सदिश राशि है और वेग समय ग्राफ पर ढलान जो है सो क्या है त्वरण होता है। ढलान क्या दिखाता है त्वरण को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है मंदता का अर्थ। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, एक बार और पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में। मंदता का अर्थ कि कोई वस्तु खाली जगह से चल रही है, नियत चाल से, घटती हुई चाल से, बढ़ती हुई चाल से या एक समान चाल से। तो जो होता है इसमें घटती हुई चाल से चल रही, क्या घटती हुई चाल से। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि ऋणात्मक जो त्वरण होते हैं उसे हम मंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रेखीय गति के समीकरण से आएगा। रेखीय गति के 3 समीकरण हैं, आप जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 तरह के जो हैं आपके उदाहरण हैं। अगला देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है एक सीधी रेखा, थोड़ा टेढ़ा आ गया है, स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। नाव द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो हम देखेंगे, लिखेंगे। ए का मान कितना दे दिया गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या त्वरण है। समय बोलेगा तो कितना हो जाएगा 8 सेकंड, समय कितना हो जाएगा 8 सेकंड इसका समय हो जाएगा। अब देखिए शुरू में क्या है सीधी रेखा में नियत दर से गति करें, यानी शुरू का जो है प्रारंभिक वेग वो 0 है। प्रारंभिक वेग कितना है 0 है। तो हमें पूछा गया है कि नाव द्वारा तय की गई दूरी, यानी अर्थात एस का मान पूछा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस बराबर यू का मान हमें क्या है 0, तो यू टी का मान भी 0 हो जाएगा, यानी हाफ, और ए का मान कितना दे दिया गया, ए का मान 3 दे दिया गया है और
टी का मान कितना दे दिया गया 8 गुने 8, तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 ठी 96 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा समय वेग समय के संबंध को दर्शाता है। वेग और समय के संबंध को कौन दर्शाता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वेग समय ग्राफ जब यदि पूछे कि वेग समय को क्या दर्शाता है, स्थिति समय के कौन कौन सा दिखाता है, तो सबसे पहले कोई सा भी फार्मूला रहे आप उसे क्या कीजिएगा u और a को काट दीजिएगा। u और a को हम चलिए काट देते हैं, u और a को क्या करते हैं तो काट देते हैं, तो वेग और समय यही दर्शाया। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, तो ये तो इक्वेशन ही गलत है, v बराबर u प्लस ए टी होना चाहिए, ये भी इक्वेशन गलत है। और ये सही है, लेकिन हम u और a को काटते तो क्या बताता है स्थिति समय और स्थिति और समय को दर्शाता है, लेकिन हमें क्या दिखाना है वेग समय ग्राफ को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है 3 बार ग्रुप डी में पूछ लिया गया और तीनों शिफ्टों में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से, देखिए आपका जो फिजिक्स है वो न्यूमेरिकल वाइज रहता है, न्यूमेरिकल ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी एनटीपीसी रहे, जेई में भी देखिए बाकायदा जो है सो न्यूमेरिकल पूछा गया। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से त्वरण से गतिमान होती तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। बोल रहे 4 मीटर सेकंड बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, तो इसका वेग हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसमें क्या है, ए का मान हमें दे दिया है क्या, ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है, और समय कितना दे दिया गया 4 सेकंड दे दिया गया है, और हमें निकालना क्या वी निकालना, तो वी बराबर यू प्लस ए टी। तो u का मान तो हमें 0 दिया गया है और a का मान 2 और गुने 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है वो जो है विश्राम अवस्था में से 5 मिनट से उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। 5 मिनट में क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, या क्या मानना है कि त्वरण जो उसका समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। तो रेलगाड़ी द्वारा जो उसी समय में तय किया गया जो दूरी होगा वो क्या होगा, ये हमें निकालना। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 5 मिनट दिया गया है तो इसे क्या करेंगे हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो सेकेंड में इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक 30 यानी 300 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसे हम मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे, तो 90 गुने 5/18, तो कितना आ जाएगा ये 18 × 90 यानी कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, और वो जो आएगा क्या आ जाएगा 300 सेकेंड। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी समय द्वारा तय की गई दूरी अर्थात एस निकालना है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस बराबर जो हो गया यू का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था जो विराम अवस्था में है तो यू का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉरी ये जो है आपका सबसे पहले ये निकलेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन इसका निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, अर्थात तो क्या यू का मान तो 0 दिया गया है, v का मान कितना है 25 और t का मान कितना है 300, अर्थात कितना आ जाएगा ये 25/300। इसे हम रखते हैं ये बराबर 25/300। अब देखिए इस पर हम दूरी निकालते हैं तो एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी का मान 0 आ जाएगा प्लस हाफ, और ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 25/300 गुने 300 गुने 300, 300 से 300 खत्म, और 300 दूनी 150 दूनी खत्म हो गया। अब 150 को 25 से गुना करेंगे कितना का 3750 मीटर, कितना जाएगा 3750 मीटर, अर्थात 3.75 किलोमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप प्रैक्टिस भी इसी तरह से रखिए। और प्रीवियस ईयर को यदि देखना चाहते हैं तो हमारे और भी सारे वीडियो हैं, ये 600 के बाद के क्वेश्चन है और 600 के पहले के क्वेश्चन हमारे चैनल पे पड़े हैं, तो उसे भी जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे कंटेंट आपके सामने है, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक वस्तु है स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। बोल रहा है कि एक वस्तु है जो 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, और 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी हो जाएगी। बोल रहा है 8 सेकेंड के बाद इसका गति क्या हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, v निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। अब हम कैसे जानेंगे कि हमें v ही निकालना है, तो बाद की गति बोला इसकी
8 सेकंड बाद की गति क्या होगी, यानी अंतिम वेग निकालना। तो प्रारंभिक वेग कितना है 0, क्योंकि जो बता दिया गया पहले शुरू में ही बता दिया गया कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ होती है। u का मान 0 हो जाएगा। ए का मान हमें कितना दे दिया गया 4 मीटर, सॉरी टी का मान दे दिया गया 4 मीटर प्रति सेकंड और 8, तो कितना हो जाएगा 4 और 8 32, अर्थात 32 मीटर प्रति सेकंड के गति से तय करेगा। कितना 32 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गति का पहला समीकरण किसके संबंध को दर्शाता है। देखिए गति के 3 नियम हैं। गति के रैखिक नियम कितने 3 को, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण है। देखिए हम बताए थे एक ट्रिक कि यदि आपको पूछा जाए तो u और a को काट देना, u और a को काट देना। तो पहला समीकरण क्या बताता है, वे गति और समय। दूसरा समीकरण बताता है दूरी और स्थिति और समय, और तीसरा बताता है u और a को हम काट देते हैं तो ये भी हमारा क्या बताता है, गति और स्थिति और गति दिखाता है। तो पूछा गया है कि पहला समीकरण किसके बीच, तो पहला जो बताता है वेग और समय को दिखाता है। क्या दिखाता है, वेग और समय को, स्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक कार है वह 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। कार द्वारा तय किया गया दूरी जो पूछा है, यानी एस समय पूछा है, वो क्या हो जाएगा। तो एस बराबर क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान में हमें 5 दे दिया गया, टी का मान भी हमें 5 है, प्लस 1/2 गुने ए का मान हमें कितना दिया गया 1, और टी का मान कितना दिया गया है, तो टी का मान हमें दिया गया है 5। तो कितना आ गया 25 प्लस 1/2 गुने ए का मान 5 गुने 2 10, यानी ये आ जाएगा आपका 12.5। 25 का कितना आएगा आधा, 12.5 प्लस 25 और 12 कितना होगा 37.5। कितना आ गया इसका आंसर 37.5 आ गया। अब कैसे आया ये आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखें, तो यू का मान कितना है 5, टी का मान भी 5, यू टी हो गया प्लस 1/2 गुने 5 गुने 5, और ये का मान क्या है 1 है। तो 12, ये कितना 25 का आधा कितना हो गया 12.5 और 25 इधर, तो 25 और 12.5 कितना हो गया 37.5 मीटर हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गति का दूसरा समीकरण खाली जगह के बीच के संबंध को खाली जगह और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो संवेग, त्वरण, वेग, इस स्थान और स्थिति, तो किसके बीच संबंध को दर्शाता है ये बताना है। तो स्थिति और समय के बीच को दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच, क्योंकि एस बराबर क्या था दूसरा समीकरण यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यू को हम काट देते हैं और ए को हम काट देते हैं, तो क्या बचता है, तो हमें क्या बचता है, तो ये बचता स्थिति और समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। जस्ट वही वाला क्वेश्चन है कि केवल प्लॉट दिया गया है, तो ये क्या बताता है स्थान और समय। गति का दूसरा समीकरण क्या बताता है, स्थान और समय। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं ये भी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, गति का दूसरा समीकरण खाली जगह स्थिति अथवा और खाली जगह के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये क्वेश्चन जो है स्थिति और समय का भी एस बराबर फिर से बता दें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता। आप क्या बोले थे यू और ए को काट देना, तो क्या होता था स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 622 देखें। गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यात्रा की गई दूरी को स्थापित करने के लिए कौन सा किया जाता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सारे क्वेश्चन जो अभी रैखिक समीकरण से चल रहे हैं। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। गलत कौन सा ये आपको देखना। तो 2as बराबर भी यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सही है। भी बराबर यू प्लस ए टी, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है सो क्या गलत है। अनिता इसका जो होगा आपका ये सही है आपका।
ये गलत है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये हो सकता है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर ये गलत है। ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये आपके रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यदि चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 624 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया गया, टाइम दे दिया गया। टाइम कितना दे दिया गया, 20 सेकंड दे दिया गया। और इसमें जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 144 गुने 5/18 इसे मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 18/8 से 8×5=40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8×5=40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब देखिए v बराबर क्या चीज़ निकालते हैं हम, u + at। इससे हमें क्या निकलेगा, ये निकलेगा। क्या निकलेगा, a का मान यानी त्वरण हमें पता चलेगा। तो v का मान जो है, v का मान हमें निकालना है। तो v का मान v बराबर क्या लिखेंगे, u + at। v बराबर क्या लिखेंगे, u + at। अब v बराबर क्या था, u का मान 0 है प्लस v का मान हमें क्या दे दिया गया था, 8×5=40 आया था। v का मान सबसे पहले देखिए इस तरह से बनेगा, थोड़ा स्पेस कम है। सबसे पहले देखिए v बराबर क्या होता है, u + at। क्या होता है, v बराबर u + at। v का मान हमें कितना दे दिया गया था, 40 आया था, क्योंकि 144 को मीटर प्रति सेकंड में प्रारंभिक वेग 0 है और a का मान हमें निकालना है और t का मान हमें 20 दे दिया गया है। तो क्या होगा, 20 दूना 40, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या निकालना था, दूरी निकालना था। तो s बराबर ut + ½ at²। अब देखिए ut का मान क्या हो गया, 0 हो गया। 1/2 गुने a का मान हमें कितना हो गया, a का मान हमें हो गया, a का मान हम कितना निकाले थे, तो 2 गुने t का मान कितना था, तो 10 गुने 10। अब देखिए 2 से 2 खत्म, 10 दाइए 100 अनिच कितना आ गया, ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 400 मीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन जो है आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है। बोल रहा है एक बस है वह विश्राम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करें तो इसका त्वरण क्या होगा। इसमें जो है हमारा ए का मान पूछा है कि जो इसका त्वरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो एस का मान हमें कितना दे दिया गया, 200 मीटर। कितना है, 200 मीटर है और टाइम कितना दे दिएगा, 10 सेकेंड। अब पूछा हमें कि त्वरण इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला आता है गति का दूसरे समीकरण के अनुसार, s बराबर ut + ½ at²। तो s का मान हमें कितना दिया, 200 बराबर u का मान हमें कितना है, 0, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग है वह 0 है। विश्राम अवस्था में तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 प्लस 1/2 क्या, प्लस 1/2 गुने a का मान कितना दे दिया गया निकालना, और t का मान कितना है, t का मान गुने 10 गुने 10 अर्थात 2×5 = 10 यानी 50। 50 ये बराबर 200, कितना है 50 ये बराबर 200। तो 50 जो के 200 ये बराबर कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ये बराबर क्या आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 626 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 626 नंबर क्वेश्चन है, 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की और 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की और 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एम का मान कितना दे दिया गया हमें, 1 kg। एम का मान कितना दे दिया गया, 1 kg। दूसरा है भी बराबर कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। भी का मान कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। और एफ जो हमें कितना दिया गया, 1.5 न्यूटन। एफ बराबर क्या, 1.5 न्यूटन। तो सबसे पहले हम क्या है, इससे एफ से जो है बल का मान दे दिया गया, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। बल का मान कितना दिया 1.5 और एम द्रव्यमान दे दिया 1 kg गुने ए। तो 1.5 गुने ए कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 1.5। ए का मान कितना, 1.5 मीटर प्रति सेकंड।
1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब निकालेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान कितना, 2 गुने 2 प्लस हाफ, ए का मान कितना है 1.5 गुने टी का मान है 2 गुने 2, 2 से 2 कट गया, 1.5 दूना 3, 3 और 4 कितना आ गया 7 मीटर। इसका मान कितना आ जाएगा 7 मीटर। विस्थापन कितना आ गया 7 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। स्थिति संबंध समय को कौन दर्शाता है, तो देखिए यू और ए को काट देना है, यू और ए को काट देना है। एस क्या बताता है, स्थिति, और टी समय। स्थिति और समय पूछा है तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय, यू और ए को काट देना, यू और ए को काट देना, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 628 क्या कह रहा है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, वह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण क्या होगा, तो u का मान हम देखिए स्थिर अवस्था में, जहाँ स्थिर अवस्था में देखिएगा u का मान 0 मीटर प्रति सेकंड ले लीजिएगा। v का मान हमें कितना दे दिएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, v का मान कितना है 5 मीटर पर सेकंड। अब पूछा है कि जो इसका त्वरण है क्या आ जाएगा, तो त्वरण v बराबर क्या था u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। v का मान 5 है, u का मान हमें क्या है 0 है, और 80 का मान क्या है ये गुने 2, अर्थात 2 बराबर कितना 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है। कुल टोटल हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। v बराबर यू प्लस 80 है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये भी है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी है, लेकिन v बराबर ये जो है ये गलत दिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है क्या सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है। कितना 1/4 kg का एक गेंद है, वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। क्या करता है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या हो जाएगा। जो स्थिर बल का मान है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। m का मान कितना दे दिएगा 1/4 kg, कितना 1/4 kg। m का मान जो है 1/4 kg है। और वेग जो है अंतिम वेग कितना दीजिए गया, अंतिम वेग जो हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड है। और f बराबर हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है इससे हम ये निकालेंगे गति के तीसरे समीकरण से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। u का मान 0 हो जाएगा, u का मान 0 इसलिए होगा क्योंकि यह जो है जो शुरू में है मुक्त अवस्था में जो रहती है तो प्रारंभिक वेग 0 होता है। v स्क्वायर का मान 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2as 2 गुने a गुने 0.1 क्या हो जाएगा 0.1। इससे हम काटेंगे तो 2 पचे 10, अर्थात 5 चौके कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब f बराबर ma, एक फार्मूला होता है f बराबर ma। a का मान कितना होगा 20 और m का मान कितना हो गया 1/4, 4 पचे 20, अर्थात कितना जाएगा आपका 5 न्यूटन। क्या जाएगा 5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। स्थिति और वेग के संबंध को दर्शाता है। v बराबर यू स्क्वायर u प्लस 80, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, ये बताता है आपका वेग और स्थिति और वेग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है। सरल रेखीय गति में वस्तुएं कैसे चलेगी, सीधी रेखा में, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, परवलयाकार पथ पर, या तो वृत्ताकार पथ पर। तो कैसे चलेगी, तो ये चलेगी सीधी रेखा में। सीधी रेखा में जो है सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है सीधी रेखा में, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, परवलयाकार पथ पर, या वृत्ताकार पथ पर। तो सरल रेखीय गति में सीधी रेखा में चलती, कहाँ चलती है, सीधी रेखा में चलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, एक अचल स्थान से चलकर सोनी
कब एक साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है? साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वेग द्वारा स्थान से चलकर अचल स्थिति से चलकर ये चलती है, तो u का मान क्या हो जाएगा 0, u का मान क्या हो जाएगा 0 और v का मान हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 6 मीटर प्रति सेकंड। तो साइकिल के त्वरण की गणना करें तो v बराबर क्या आता है u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान 6 हो जाएगा, u का मान 0 और a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हमें निकालना है और 30 दिया, तो 30 दूना 60, 0.2 इसका आ जाएगा कितना 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब त्वरण जो है सदिश राशि है, आप याद रखिए। तो ये रेखीय समीकरण से था। अब देखिए आ जाता है आपका घर्षण से आने वाले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? पहला बोल रहा है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये जो हमारा सही है। घर्षण क्या करता है? एक बल है जो संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का, ये सही बता रहा है। दूसरा है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। जो चलने का कार्य करता है वो स्लाइडिंग घर्षण कराता है। ये भी हमारा जो ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ये भी सही है। चौथा नंबर है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है और मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं है। बाकी वो जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, अर्थात रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये गलत बोला है। जो स्लाइडिंग घर्षण होता है वो रोलिंग घर्षण से अधिक होता है और मशीनों में बॉल बेयरिंग के घर्षण कम होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खाली जगह बल के कारण रुक जाती, तो किस बल के कारण रुक जाती? तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। किस बल के कारण रुक जाती? घर्षण बल के कारण रुक जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है घर्षण बल जो है वस्तु की गति के दिशा के विपरीत लगता है। वस्तु की गति के दिशा के विपरीत लगता है। ये हमारा क्या घर्षण बल है, लेकिन ये हमारा क्या वस्तु की गति, वस्तु यदि इधर जा रही तो उसके विपरीत दिशा में हमेशा जो है घर्षण बल लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा घर्षण बल के कारण जो होती है गाड़ी रुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोटिवेशनल है। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है वो खुद चलकर नहीं आती। मंजिल जो है वो हमें ढूंढनी पड़ती है। मंजिल जो है ऐसी फितरत है कि वह जो है बिना फितरत के नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाएगी? यदि कोई वस्तु पर आरोपित बल नहीं है तो किस कारण रुक जाएगी? आवेग के कारण, तनाव के कारण, घर्षण के कारण या गति के कारण? तो घर्षण के कारण। देखिए तनाव के कारण केवल आपकी ज़िंदगी रुक सकती है, इसलिए आप तनाव में बहुत कम ही रहें और खुशी मिजाज से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। तो एक पूछा गया है कि कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाती? तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। और घर्षण बल जो होता है वस्तु की दिशा के विपरीत होता है। कैसा होता है? वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में जो होता है घर्षण बल लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? घर्षण के बिना होना मुश्किल को किस कारण से है? तो एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये घर्षण के कारण ही हो सकता है। कैरम खेलना, ये भी घर्षण के कारण हो सकता है। एक गिलास को पकड़ना, ये घर्षण का कोई उदाहरण नहीं बनता। एक गिलास को पकड़ना, क्योंकि गिलास के बाहरी परत के अत्यधिक चिकने होने के कारण क्या होता है? घर्षण का अभाव होता है और पकड़ना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। देखिए 600 है तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में बोलता हूँ 3839। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या था? घर्षण, आवेग, तनाव या बालाघूर्ण। तो ये घर्षण होता है। देखिए ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर के हैं, आप जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी और ये जो आपके जो एलपी टेक्नीशियन हैं यही सारे क्वेश्चन जो आपके रिपीट होंगे। घर्षण बल की दिशा के लंबवत लगता है, बल की दिशा में किसी कोण पर लगता है, बल की दिशा में लगता है, बल की दिशा के विपरीत लगता है। कैसे? बल की दिशा के विपरीत लगता है क्या? हमारा घर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। स्थिर त्वरण से क्या चलायमान है? पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो पीछे के पहिए पर जो घर्षण बल है कैसा है? शून्य है। अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में, या ये सब ये पश्चिम दिशा में क्या है? तो ये पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा है? कारों के ब्रेकिंग पैड में, कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली जगह के गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन, आवेग, बल, तनाव की प्रक्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो ये घर्षण का सकारात्मक प्रभाव जो होता है उसके गुण के कारण क्या था? कारों के ब्रेकिंग पैड में ये गुण के कारण, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के कारण इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? तो ये 40 नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल जो है स्थिर त्वरण से चलायमान है। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल है तो शून्य है। अग्र दिशा में है, पश्चिम दिशा में, या ये सब? तो ये जो है हमारा पश्चिम दिशा में। पहिए का जो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है वो हमारा पीछे की दिशा की ओर लगता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में, कार का जो ब्रेकिंग पैड होता है खाली जगह के गुण का उपयोग किया जाता है। तो घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन, आवेग, बल, तनाव की प्रक्रिया। सी है घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो ये घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के कारण क्या होता है? इसी गुण के कारण कारों के ब्रेकिंग पैड जो होता है इसी गुण के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 642 नंबर, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? घर्षण द्वारा, ये थोड़ा घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है धनात्मक होता है, उदासीन होता है, ऋणात्मक होता है, या शून्य होता है। तो कैसा होता है ये आपको बताना है। तो ये जो होता है ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या था? हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खाली जगह होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। ये चीज़ याद रखिए, घर्षण बल जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल जो होता है ये हमारा बल के दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह तापीय, नाभिकीय, रासायनिक या घर्षण, तो घर्षण ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो यह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो घर्षण द्वारा जो क्षय ऊर्जा जो होती है वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, सरल आवर्त गति और घूर्णन गति से आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जिसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो रोटेशनल मोशन। ये चीज़ें जो है आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। खाली जगह द्वारा दाब प्रवणता क्या है? दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू-स्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। तो किस कारण से स्थिति बनती है? द्रवस्थैतिक बल, भू-स्थैतिक बल, कॉरियोलिस बल, या तो गुरुत्वाकर्षण बल। तो कॉरियोलिस बल, देखिए कॉरियोलिस बल क्या था? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न बल होता है उसी को कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसके कॉरियोलिस बल के कारण क्या होता है? तो इस बल के कारण पौने जो होती है वो नॉर्थ गोलार्ध से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर, बाएं की ओर मुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः खाली जगह में इसका उपयोग किया जाता है। पेंडुलम का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? ये चीज़ जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। दादाजी की घड़ी में, कलाई में पहनने वाली घड़ी, धूप घड़ी या रेत की घड़ी? तो ये दादाजी की घड़ी, ऑप्शन में क्या दिया था? दादाजी की घड़ी में जो है ये पेंडुलम का उपयोग किया जाता है। जब कोई एक पिंड, जो बताया जाता है, जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार गति को दोहराती रहती है, सरल आवर्त गति कहते हैं। सबसे पहले जानिए कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित समय पथ पर बार बार दोहराती रहती है उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम जो है सरल आवर्त गति नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? जब कार एक मोड़ लेती है
तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल या तनाव बल। तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, यह क्वेश्चन बताना है। तो यह अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से जो क्रीम अलग होता है वह जो होती है किस कारण से होता है? डिकेंटेशन, आंशिक आसवन, अपकेंद्रीकरण या तो क्रिस्टलीकरण। तो यह अपकेंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीकरण के कारण क्या था? दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। ये क्वेश्चन 48 है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोड़ पर जब हम कार की गति लेते हैं तो ये भी जो आदमी बाएं की ओर मुड़ जाता है, तो घूमती गाड़ी बैठे आदमी जो होता है बाएं की ओर मुड़ जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका भी कारण क्या? अपकेंद्रीय बल के कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में, संवेग में, गति में या दिशा में? तो किस में परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। तो दिशा में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? दिशा में परिवर्तन होता है। अब देखिए क्वेश्चन का लास्ट है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल का, अपकेंद्रीय बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का या घर्षण बल का? तो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो केंद्राभिमुख बल का कारण है लट्टू का घुमाना। और दूसरा है कार के सड़क पर मुड़ना, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना और साइकिल से चलने वाला व्यक्ति। तो ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा सेशन। यदि आप पुराना सेशन नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। ये 601 से 650 तक के क्वेश्चन थे। दूसरी चीज़ है जो आप BSSC +2 के क्वेश्चन जो फॉर्म भरे हैं वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है प्रैक्टिस सेट 3 को देख सकते हैं। 3 सेट को मैंने करवाया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये था हमारा वीडियो। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि लगे कि हमने आपके लिए कुछ किया है प्रीवियस ईयर के रूप में या किसी भी रूप में तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिए। धन्यवाद।